हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम संगम एवं संगमकालीन साहित्य का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तमिल की ग्रंथियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों अर्थात तमिल समागमों का आयोजन किया गया था, जिन्हें मुचंगम कहा जाता था। संगम शब्द का अर्थ है संघ, परिषद, गोष्ठी अथवा संस्थान। संगम तमिल कवियों, विद्वानों, आचार्यों, ज्योतिषियों एवं बुद्धिजीवियों की एक परिषद थी। तमिल संगमों का सर्वप्रथम उल्लेख रैनार अगप्पोरुल या अग्गपोरुल, जो कि 8वीं शताब्दी में थे, के भाष्य की भूमिका में मिलता है। 8वीं शताब्दी में लिखी गई संगम की तमिल टीकाओं में कहा गया है कि 3 संगम 9,990 वर्ष तक चले और इसमें 8,598 कवियों ने भाग लिया। इन्हें 197 पांड्य शासकों का संरक्षण प्राप्त था। पांड्य शासकों के संरक्षण में आयोजित 3 संगमों के दौरान संगम साहित्य की रचना और संग्रहण का कार्य हुआ। संगम का महत्वपूर्ण कार्य होता था उन कवियों व लेखकों की रचनाओं का अवलोकन करना जो अपनी रचनाओं को प्रकाशित करवाना चाहते थे। संगम की संस्तुति के उपरांत ही वे रचनाएं प्रकाशित हो पाती थी। ये 3 संगम थे: प्रमुख संगम, मध्य संगम और अंतिम संगम। प्रथम, जिसे प्रमुख संगम कहा जाता था, इसके बारे में कुछ जानकारी है। प्रथम संगम मदुरै में आयोजित किया गया था। इसे 89 पांड्य शासकों का संरक्षण प्राप्त था। इस संगम में देवता और महान संत सम्मिलित हुए थे। आचार्य अगस्त्य ने इसकी अध्यक्षता की थी। तमिल भाषा में प्रथम ग्रंथ के प्रणेता भी आचार्य अगस्त्य को ही माना गया है। संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता का विस्तार ऋषि अगस्त्य व कौंडिल्य ने किया था। किंतु अगर हम इस संगम की बात करें तो इस संगम का कोई भी साहित्य ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। द्वितीय संगम, जिसे मध्य संगम भी कहा जाता था, इसकी जो आयोजन था इसका वो कवत्तापुरम या कपाटपुरम में हुआ था। इस संगम को 59 पांड्य शासकों का संरक्षण प्राप्त था। अगस्त्य मुनि के 12 शिष्यों में से एक तोल्काप्पियार ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस संगम के एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ तोल्काप्पियम की रचना तोल्काप्पियार ने की थी, जो कि इसका अध्यक्ष भी था इस संगम का। इस संगम का केवल एकमात्र ग्रंथ ही उपलब्ध है, तोल्काप्पियम, और इसकी रचना तोल्काप्पियार ने की थी, जो कि अगस्त्य मुनि के 12 शिष्यों में से एक था। यह प्राचीनतम उपलब्ध तमिल ग्रंथ है। यह अहम या अगम अर्थात प्रेम और पुरम अर्थात युद्ध, प्रशासन आदि से संबंधित तमिल काव्यात्मक व्याकरण है। यह 3 खंडों में विभाजित है। प्रत्येक खंड में 9 याल हैं अर्थात 9 उप अध्याय हैं। इसमें 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। तोल्काप्पियम में उस समय की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थितियों की जानकारी भी मिलती है। तृतीय संगम, जिसे अंतिम संगम कहा जाता है, यह संगम मदुरै में नक्कियर की अध्यक्षता में हुआ था। इस संगम में 49 पांड्य शासकों का संरक्षण था, यानी कि इस संगम को 49 पांड्य शासकों का संरक्षण प्राप्त था। इस संगम के अधिकांश ग्रंथ नष्ट हो गए थे। इनमें से कुछ सामग्री संग्रह ग्रंथों या महाकाव्यों के रूप में उपलब्ध है। तृतीय संगम के साहित्यिक संग्रह में 473 कवियों की लगभग 2381 रचनाएं हैं और इन कवियों में से 102 कवि जो हैं अनाम हैं। इनके नाम रचनाओं में लिखे हुए नहीं हैं, बाकी सभी कवियों के नाम उनकी रचनाओं में उल्लिखित हैं। तीसरे संगम में रचित उपलब्ध साहित्य को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा गया है: आख्यानात्मक और उपदेशात्मक। आख्यानात्मक ग्रंथ मेलकंकु तथा उपदेशात्मक ग्रंथ कीलकंकु कहलाता है। अब हम इनके विषय में पढ़ेंगे। आख्यानात्मक ग्रंथ मेलकंकु, इसमें 8 संग्रह ग्रंथ एवं 10 ग्राम्य गीत अर्थात कविताएं संकलित हैं।
मेलकंकु में संकलित 8 संग्रह ग्रंथ एत्तुतोके या एत्तुतोगई या एट्टुतोकोई अर्थात अष्ट संग्रह कहलाते हैं। और ये 8 संग्रह ग्रंथ हैं। नन्निने अर्थात प्रेम पर 400 छोटी कविताएं इसमें शामिल हैं। दूसरा है एन ग्रुनूर किलार द्वारा रचित प्रेम पर 500 कविताएं इसमें संकलित हैं। परिपादल देवताओं की प्रशंसा में इसमें 20 कविताएं संकलित हैं। अहनानुरु रुद्र शर्मण द्वारा रचित 400 कविताएं इसमें संकलित हैं। कुरुंथोके प्रेम पर 400 छोटी कविताएं इसमें संकलित हैं। पदी टुप्पतु चेर राजाओं की प्रशंसा में 8 कविताएं या 8 चेर राजाओं की प्रशस्तियां इसमें संकलित की गई हैं। करी तो गई इसमें 150 कविताएं हैं। और 8वां संग्रह ग्रंथ है पुरनानुरु राजा की स्थिति में 400 कविताएं इसमें संकलित हैं। तो ये 8 ग्रंथ थे जो कि एत्तुतोके, एत्तुतोगई या एट्टुतोकोई अष्ट संग्रह के नाम से जाने जाते हैं। मेलकंकु के 10 ग्राम्य गीत कविताएं जो हैं वो पतु या पत्तु या पट्टू में संकलित हैं। ये 10 ग्राम्य गीत हैं या कविताएं जो हैं इस प्रकार से हैं। तिरुमुरु कात्रुपद्य और नेडन लवाड़े, पेरुम पनत्रु पदे और पत्ती नप्पाले, पौरुन रात्रुपदे और मधुरे कांची, सिरुपाना त्रुपदे और मुल्लैपातु। और अंतिम 2 कविताएं हैं या ग्राम्य गीत जो इसमें शामिल हैं वो हैं कुरुंजिपातु और मलैपदु कदाम। ये तमिल भाषा में है इसलिए हिंदी में पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है इनको। ये 10 ग्राम्य गीत हैं जो कि मेलकंकु में सम्मिलित हैं। और पतु या पत्तुपट्टू या पट्टू इनको कहा जाता है। तृतीय या अंतिम संगम में उपदेशात्मक ग्रंथ कीलकंकु जो है उसमें 18 लघु ग्रंथ शामिल हैं। और ये एक आचार मूलक एवं नीति युक्त संग्रह ग्रंथ है। इस पर जैन धर्म की मतलब प्रधानता है, जैन धर्म का इस पर प्रभाव है। इन 18 लघु ग्रंथों काव्यों में से सबसे महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ तमिल के महान कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर द्वारा लिखित कुराल या तिरुकुरल है। इन 18 ग्रंथों में यानी कि जो कीलकंकु है वो 18 लघु ग्रंथों का संग्रह है। और इन 18 लघु ग्रंथों में से काव्यों में से तिरुकुरल या कुराल जो कि तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखी गई है सबसे महत्वपूर्ण रचना है। इसे तमिल साहित्य का पंचम वेद तथा तमिल साहित्य का बाइबिल भी माना जाता है। इसमें धर्म तथा जीवन दर्शन से संबंधित छंदबद्ध लोकोक्तियों का संकलन है। इसमें 7 शब्दों के 1330 छोटे दोहे जिन्हें कुराल कहा जाता है शामिल हैं। तिरुकुरल के सूत्र या पद्य जीवन के हर पहलू को स्पर्श करते हैं। यह नीति शास्त्र की महान रचना है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है महाकाव्य, दूसरा भाग राजनीति एवं शासन से संबंधित है तथा तीसरा भाग प्रेम विषयक है। और कीलकंकु में जो 18 लघु ग्रंथ शामिल हैं उनमें दूसरा महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है नलदियार। इतिहासकार तीसरे संगम काल को ही संगम काल कहते हैं और पहले 2 संगमों को पौराणिक मानते हैं। पहले 2 संगमों का इतिहास केवल दंत कथाओं पर आधारित है। संगम रचनाओं का वर्गीकरण, अगम और पुरम के आधार पर वर्गीकरण। अगम जिसे अहम भी कहा जाता है, अंतरंग इसका मतलब होता है आंतरिक, यानी कि इसमें प्रेम संबंधी रचनाएं सम्मिलित हैं इस वर्ग में। दूसरा वर्ग है पुरम जो कि बाह्य विषय से संबंधित है। इसमें राजाओं की प्रशंसा और युद्ध से संबंधित रचनाएं सम्मिलित हैं।
दूसरा वर्गीकरण है क्षेत्र के आधार पर। संपूर्ण संगम साहित्य को निम्नलिखित 5 तिनय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये क्षेत्र क्या क्या है और किससे संबंधित है? पहला है कुरुंजी अर्थात प्रबंध, विवाह से पूर्व के प्रेम तथा पशुओं के आक्रमण से संबंधित कविताओं के लिए है ये। इसमें अर्थव्यवस्था का आधार आखेट और संग्रहण है। यह जाति समुदाय करवर और बेलट के लिए थी, यानी कि इसमें जो जाति समुदाय का उल्लेख हुआ है वो करवर और बेलट है, और इसमें आर्थिक गतिविधियों का जिस प्रकार का जिक्र हुआ है उसमें आखेट और संग्रहण प्रकार की गतिविधियां शामिल थी। दूसरा वर्ग है पलय या पलई अर्थात निर्जल स्थल। ये प्रेमियों के दीर्घकालीन विरह और ग्रामीण पक्ष को नष्ट करने वाली कविताओं के लिए था। इसमें आर्थिक गतिविधि आखेट और डकैती थी, और जिस जाति समुदाय से संबंधित थी वह था एनियर और मरवर। तीसरा वर्ग है मुल्लय या मुल्लई अर्थात जंगल। जंगल प्रेमियों के अल्पकालीन वियोग के लिए तथा आक्रमण की साहसिक यात्रा के लिए होता था। इसकी आर्थिक गतिविधि पशुपालन, झूम की खेती से संबंधित थी, और जाति और समुदाय जिसका इसमें जिक्र है वह है चरावाहा, आयर और इटायर। चौथा वर्ग है नेयतल अर्थात समुद्र तल। यह मत्स्य जीवियों, पत्नी वियोग तथा स्थायी युद्ध के लिए होता था, और इसकी आर्थिक गतिविधि थी मछली पकड़ना, मोती निकालना, नमक बनाना, यानी कि समुद्र से संबंधित गतिविधियां इसमें सम्मिलित थी। पांचवा और अंतिम वर्ग है मुरुदम, कृषि के लिए जुते मैदान इसका मतलब होता है। यह विवाह के बाद के प्रेम और वैश्याओं के कपट व्यवहार के लिए होता था। इसकी आर्थिक गतिविधि कृषि और उससे संबंधित गतिविधियां थी। इससे जुड़ी जाति और समुदाय थे उसवर और वेल्लार। संगमकालीन महाकाव्य। संगमकालीन महाकाव्य में शिलापतिकारम, मणिमेखलाई तथा जीवक चिंतामणि शामिल थे। शिलापतिकारम व मणिमेखलाई द्वारा तत्कालीन संगम समाज और राजनीति के विषय में अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। प्रोफेसर मेहंडाले ने शिलापतिकारम को तमिल काव्य का इलियड और मणिमेखलाई को तमिल का ओडिसी कहा है। शिलापतिकरम या शिलापतिकारम और मणिमेखलाई या मणिमेखलाई बौद्ध धर्म से प्रभावित हैं, जबकि जीवक चिंतामणि जैन धर्म से प्रभावित है। पहला महाकाव्य है शिलापतिकारम यानी कि रत्न जड़ित नुपुर। ये संगम युमीन महानतम एवं प्राचीनतम महाकाव्यों में से एक है। यह महाकाव्य तमिल साहित्य का सर्वोत्तम रत्न माना जाता है। इस रचना को तमिल जनता का राष्ट्रीय काव्य माना गया है। दूसरी शताब्दी ईस्वी में लिखित इस ग्रंथ का लेखक इलंगो अडिगल है। एक किंवदंती के अनुसार इलंगो अडिगल चेर शासक सेनगुट्टुवन का छोटा भाई था, जबकि दूसरी किंवदंती के अनुसार वह चोल शासक करिकाल का पौत्र था। इतिहासकार मानते हैं कि इलंगो अडिगल का किसी भी राजवंश से कोई संबंध नहीं था। अब बात करते हैं शिलापतिकारम है क्या। तो ये एक पुहार कावेरीपट्टम के एक धनी व्यापारी कोवलन के संबंध में है, जो अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर एक नृत्यांगना माधवी से प्रेम करता है। शिलापतिकारम का नायक कोवलन जो है वो गणिका माधवी पर यानी कि वैश्या माधवी जिससे वो प्रेम करता है उस पर अपना सारा धन गंवा देता है और अपनी पत्नी कन्नगी के पास वापस आ जाता है। कोवलन और कन्नगी इसके बाद मदुरा के लिए रवाना होते हैं, और कन्नगी जो है कोवलन को अपना एक नुपुर देती है, जिसे बेचकर वे दोनों व्यापार की इच्छा से मदुरै आते हैं। वैसा ही एक नुपुर मदुरा की रानी का खो जाता है, और कोवलन पर रानी का नुपुर चुराने का झूठा आरोप लगता है। जो मदुरै का राजा होता है पांड्य नरेश, वो कोवलन को जल्दबाजी में मृत्युदंड दे देता है। इसके बाद कन्नगी अपने पति को निर्दोष साबित करती है। अंत में कन्नगी अपने पति के हत्यारे पांड्य नरेश से अपने पति की हत्या का बदला लेती है, और कन्नगी के श्राप से पूरी नगरी जो मदुरै नगरी है वो भस्म हो जाती है। कन्नगी मरणोपरांत पुनः स्वर्ग में कोवलन से मिल जाती है। कन्नगी को देवी तथा आदर्श पत्नी के रूप में पूजा जाने लगता है। शिलापतिकारम में
श्रीलंका के शासक गजपाहु की भी चर्चा की गई है। माना गया है कि वह उस समय उपस्थित था जिस समय सेन गुटुवन के द्वारा कन्नगी के लिए एक मंदिर स्थापित किया जा रहा था। दूसरी जो रचना है, दूसरा जो महाकाव्य है वो है मणिमेकलई। मदुरै के कवि शीतलय सत्यनार को इसका लेखक माना जाता है और यह महाकाव्य शिलप्पतिकारम की पूरक रचना है। यह कोवलन और वैश्या नृत्यांगना माधवी की पुत्री मणिमेकलई द्वारा राजकुमार उदयन से अपनी पवित्रता की रक्षा करने तथा अंत में उसके बौद्ध भिक्षुणी एवं उपदेशिका बनने के बारे में है। माधवी कोवलन की मृत्यु का समाचार सुनकर बौद्ध बन जाती है, बौद्ध धर्म को अपना लेती है। उधर राजकुमार उदयन से मणिमेकलई अपने सतीत्व की रक्षा करती है। बाद में वह भी अपनी मां के कहने पर बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। पर्याप्त मात्रा में सामाजिक एवं ऐतिहासिक जानकारी देने के अलावा मणिमेकलई जो है एकमात्र प्राचीन रचना है जिसमें संगम युग में चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है। तीसरा महाकाव्य है जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि को विवाह का ग्रंथ भी कहा जाता है। इसका लेखक तिरुतक्कदेवर है। इसमें जीवक जैसे योद्धा के अद्भुत कार्य का वर्णन किया गया है जो कि अंत में जैन धर्म ग्रहण कर लेता है। तो ये तीन महाकाव्य थे, शिलप्पतिकारम, मणिमेकलई और जीवक चिंतामणि। और इन तीनों ही महाकाव्य का जो संबंध है वो तृतीय संगम से है। अन्य प्राचीनतम तमिल ग्रंथ इस प्रकार से हैं। संत अगत्यार द्वारा लिखित ग्रंथ अगत्यम जो कि जीवन और शिक्षण का व्याकरण है। संत अगस्त्य के 12 शिष्यों द्वारा लिखित ग्रंथ पन्नी रूपदलम जो कि पुरम साहित्य का व्याकरण है। एक अज्ञात लेखक द्वारा लिखित ग्रंथ है कक्की पदिनियम। ये एक छंद शास्त्र ग्रंथ है, काव्यात्मक ग्रंथ है। लेकिन उपरोक्त ये सभी ग्रंथ व्यवहारिक तौर पर नष्ट हो चुके। अन्य प्राचीनतम तमिल ग्रंथ जो कि अभी भी उपलब्ध हैं उनमें शामिल हैं कपिलर द्वारा लिखित ग्रंथ कलिथोके और पुरिंज पातु। संगम कवि कपिलर को पारी नामक चेर राजा ने संरक्षण दिया। संगम काल में पुरुन देवनार द्वारा रचित महाभारत का तमिल प्रारूप। तो ये अन्य प्राचीनतम तमिल ग्रंथ हैं। आगे बढ़ते हैं। संगम काल से संबंधित अन्य जानकारी। संगम साहित्य के अधिकतम हिस्से की रचना 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच हुई। हालांकि आधुनिक रूप से प्राप्त प्रारूप का अंतिम संकलन 4वीं-5वीं शताब्दी में हुआ। आरसी मजूमदार के अनुसार संगम काल 5वीं ईसा पूर्व से 5वीं ईसा तक रहा था। यह साहित्य प्राचीन तमिल समाज के सांस्कृतिक, साहित्यिक, धार्मिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक अध्ययन के लिए बेहद उपयोगी है। तमिल समाज के बारे में बहुत जानकारी इससे मिलती है। इस साहित्य में उस समय के 3 राजवंशों चोल, चेर और पांड्य का उल्लेख मिलता है। इनके अलावा कुछ स्वतंत्र सरदारों वेलिर का भी उस समय पे शासन था और चेर, चोल व पांड्य तीनों राज्यों का जो संगम स्थल था वह था तिरुक्कामपुलियर, यानी कि तिरुक्कामपुलियर स्थान पर चेर, चोल और पांड्य राज्यों की सीमाएं आपस में मिलती थी। संगम साहित्य अनेक वीरों और वीरांगनाओं की प्रशंसा में रचित अनेक छोटी बड़ी कविताओं का संग्रह है। कविताओं की लंबाई 4-5 पंक्तियों से लेकर 800 पंक्तियों तक है। ये उच्च कोटि की रचनाएं हैं, लेकिन ये रचनाएं जो हैं, ये जो कविताएं हैं, ये धर्म संबंधी नहीं हैं। ओवेयार तथा नच्चेलियर संगम काल की 2 प्रसिद्ध कविता थी। तमिल कवि मामूल नार ने नंदों और मौर्यों का उल्लेख किया है। नच्चिरविकनियर ने संगम कृतियों पर टीका लिखी है। संगम साहित्य में सूती और रेशमी कपड़ों की बुनाई का उल्लेख है। ब्रह्मी लिपि तमिलों द्वारा प्रयुक्त प्राचीनतम लिपि थी। बहुत बाद में उत्तर प्राचीन काल एवं आदि मध्यकाल से ही उन्होंने एक लिपि का विकास शुरू किया, जिस लिपि को ग्रंथ लिपि कहा जाता है। आधुनिक तमिल वर्णमाला का उद्भव ग्रंथ लिपि से ही हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Please like and share the video and subscribe my channel.